अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब ठीक हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो वर्ब क्या है। वर्ब बेसिकली हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक एक्शन वर्ब होता है और एक लिंक वर्ब होता है। ये काफ़ी डिटेल वाला लेक्चर है, लेकिन हमने इसमें वो चीज़ें पढ़नी है जो आपके एमडी कैट से रिलेटेड हैं। तो ये आपको नोट्स भी जब मिलें तो जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपने वो चीज़ पढ़नी है। जो चीज़ मैं स्किप करूँगा इनमें से वो चीज़ आपने नहीं पढ़नी इस लेवल पे। ठीक हो गया। एक हमारे पास एक्शन वर्ब होती है और एक लिंक वर्ब होती है, जो आपने यानी हेल्पिंग वर्ब के नाम से वर्ब सुनी हुई है। ये लिंक वर्ब दूसरे लफ्ज़ों में वही हेल्पिंग वर्ब है। अब हम पहले लिंक वर्ब को देख लेते हैं। देखिए लिंक वर्ब के हमारे पास ना चार टाइप होते हैं। एक हम कहते हैं वर्ब ऑफ चेंज, वर्ब ऑफ नो चेंज, वर्ब ऑफ सेंस, और दूसरा जो है ना बी फार्म, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, या बी फार्म भी उसे हम बोल रहे होते हैं। वो बेसिकली लिंक वर्ब की एक टाइप है। तो आपको बस यही इसका पता होना चाहिए। बाकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे वर्ब ऑफ सेंस आगे हम पढ़ेंगे, इसका यूसेज क्या है। चेंज नो चेंज ये इतना यूज़ नहीं होता। अच्छा, अब इसका क्या यानी एक लिहाज से एमसीक्यूज़ बन सकता है। इसका एमसीक्यूज़ ये बन सकता है कि लिंक वर्ब के बाद कोई नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है क्योंकि एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है। लिंक वर्ब के बाद कोई एडवर्ब नहीं आ सकता। यानी इसकी ओवरलैपिंग की मिस्टेक आएगी। तो बस आपने भी इतना ही याद रखना है। आगे चलते हैं हम किसके, एक्शन वर्ब के ऊपर। यहाँ तक आपका काम था, इससे बाद में आपने कुछ और इजाफी चीज़ें इसमें नहीं करनी। वही एग्जांपल देखी हुई है कि डेला लुक्ड, लिंक वर्ब था, तो वंडरफुल क्या है, एडजेक्टिव है। वंडरफुली क्या है, एडवर्ब है। हमने अभी बात की कि एडजेक्टिव आ सकता है, तो ये आया हुआ एडजेक्टिव। एक और भी है एक्सेप्शन, वो ये है कि इसके बाद यानी लिंक वर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, लेकिन अगर लास्ट में हमारे पास कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज हो। पहले तो हमने बात की लिंक वर्ब के बाद या एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है, एडवर्ब नहीं आ सकता। लेकिन एक एक्सेप्शन ये भी है कि लिंक वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है। शर्त ये है कि उस एडवर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाओ। मिसाल के तौर पर जैसे आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि डेला लुक्ड वंडरफुल या वंडरफुली लाइक अ स्कूल बॉय। देखो अब लास्ट में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा हुआ है, तो जब प्रीपोजिशनल फ्रेज लग गया, अब एडजेक्टिव और एडवर्ब में से हम एडवर्ब को प्रेफर करेंगे। यानी एडवर्ब जो है इसका सही तौर पर इसका मीनिंग हो जाएगा। इस तरह से जो हमारे पास वर्ब ऑफ सेंस हैं या जो वर्ब ऑफ चेंज है या नो चेंज है, उनके बाद हम टू बी प्लस नाउन यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मिस्टर चिप्स ग्रीव अ डॉक्टर या ग्रीव टू बी अ डॉक्टर। तो ये हल्का सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि उन बाकी वर्ब का भी, ठीक है ना। उसका ये स्ट्रक्चर होता है, ये फार्मूला आपने याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है एक्शन वर्ब, या जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं। आपने इसको इस तरह से करना है, जो ज़्यादातर रेगुलर वर्ब होती है ना वो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं वो इनट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, ऐसी वर्ब हमारे पास जिनकी सेकंड और जो थर्ड डिग्री है वो ईडी लगाने से बने, ठीक है ना। जैसे स्टडी, स्टडीड, स्टडीड। अच्छा, अब कुछ ऐसी वर्ब भी होती हैं जिनकी सेकंड और थर्ड डिग्री ईडी लगाने से नहीं बनती, वो इर्रेगुलर वर्ब होती हैं। या जिनकी तीनों ही डिग्रियां सेम किस्म की होती हैं, जैसे मीट है तो आगे भी मीट मीट रहता है। हर्ट है, हर्ट हर्ट, वो तीनों डिग्रियां सेम है, तो वो किस में जाएंगी, इर्रेगुलर वर्ब में जाएंगी। आप वही बात देख सकते हैं यहाँ पे कि रेगुलर वर्ब जो है वो एंड्स हो रहा होता है विद ईडी के साथ। यानी जैसे ड्राई है, डाई है, डिसाइड है, जिनकी तीनों डिग्रियाँ जो है ना वो ईडी के ऊपर हो, यानी सेकंड और थर्ड डिग्री जो है, ठीक है ना। वही नार्मा पोस्ट आ जाएगा, रेगुलर वर्ब है। अब देखो ये बाट है, बाट होता है इर्रेगुलर वर्ब होता है हमारे पास। बीट है, इर्रेगुलर वर्ब आ जाता है इसमें। इर्रेगुलर वर्ब जिनकी यानी सेकंड और थर्ड डिग्री ईडी लगाने से ना बने। कुछ ऐसी वर्ब होती है हमारे पास वो मिक्स्ड होती है, वो रेगुलर भी होती हैं, इर्रेगुलर भी होते हैं, वो दोनों तरीके में वो ठीक होती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जैसे बर्न है, इसको आप आगे बर्नड बर्नड कर दो तो भी ठीक है, बर्न बर्न कर दो तो भी ये ठीक है, यानी ईटी लगा दो तो भी ये ठीक है, और अगर टी लगा दो इसके साथ आखिर में, यानी इसकी थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री के साथ टी ऐड कर दो तो भी ये ठीक है। अब ये कौन सी लिस्ट है, चार पांच ये लिस्ट है, चार पांच ये लिस्ट है। आपको इसका पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि अगर ये किसी मिस्टेक में आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ही लर्नड या लर्नड सो लेट इन लाइफ व्हाट ऑलवेज टेक्स टाइम। अब ये दोनों ठीक हैं। अब वहाँ पे ये आया हुआ और आपके जनाब लर्न का तो लर्नड लर्नड बनता है, लर्न तो होता नहीं है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। यानी ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं वर्ब के ये ठीक है, इन्हें हम कह रहे होते हैं मिक्स्ड वर्ब। ये कौन सी वर्ब है, ये सामने आपकी लिस्टिंग लगी हुई है।
इस लिस्टिंग को आपने याद रख लेना है। अच्छा, इस तरह से कुछ हमारे पास और इरेगुलर वर्ब हैं, जैसे एस पी से स्टार्ट होने वाली स्पीक है, स्प्रेड है, स्पीड है, ये भी दोनों है, रेगुलर भी है इरेगुलर भी है। इस तरह से कुछ आई एन जी पे एंड होने वाली वर्ब है, क्लिंग है, फ्लिंग, सिंग, ब्रिंग, ये इरेगुलर होते हैं। इस तरह जो टी पे एंड होते हैं, पुट है, कट है, शट है, स्प्लिट है। इस तरह से जो आई एन डी के ऊपर एंड हो रही हैं, जैसे ग्रिंड है, फाइंड, बेंड, वाइंड, ये ट्रिकी वर्ड्स होते हैं। ये जो लास्ट वाला है ना, इनके दो मीनिंग निकलते हैं। कौन से दो मीनिंग होते हैं ये अभी हम देखते भी हैं इसमें। अच्छा, ये देखो ट्रिकी वर्ड्स में ना इनके दो यानी आगे वर्ब निकलती हैं। इसकी ये जो एक पूरी वर्ब है, यानी जैसे ग्रिंड है, ग्रैंड, ग्राउंड। अब इसका जो सेकंड होता है इससे फिर और फॉर्म बन जाती है, जैसे ग्रैंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, ये यानी एक ही वर्ब से दो वर्ब निकल रही हैं। अब ये वाला जो पहला स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, इसका मतलब होता है पीसना किसी चीज़ को, जैसे हम दांत पीसते हैं, आटा पीसते हैं, कोई भी चीज़ है। और ये जो है ग्रैंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, इसका मतलब होता है कि इस चीज़ को रोक देना, ग्राउंड कर देना, कि फलां जगह को ग्राउंडेड कर दो भाई, इससे आगे कोई नहीं जा सकता। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें आप, यानी ये जो चीज़ है ये सेंटेंस कंप्लीशन में यूज़ होती है। जो आपके पास एक टॉपिक होता है, हम कह रहे होते हैं कि सेंटेंस कंप्लीशन इन ग्रामर बेस्ड, वो बेसिकली यही होता है। यहाँ से यानी वो एमसीक्यूज ग्रामर के दे रहा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि आई ग्राउंड या ग्राउंडेड माई टीथ इन डिस्गस्ट। यहाँ पे आपने देखना होता है सब्जेक्ट किससे रिलेट कर रहा है। अब मेरे जो दांत हैं, मैं उसको पीसूँगा या उसको रोकूँगा। साफ जरा मैं अपने दांत जैसे पीसता हूँ गुस्से के अंदर मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे अब वर्ब कौन सी लगेगी, ग्राउंड या ग्राउंडेड। देखो ग्राउंडेड कौन सी वर्ब है, वो तो ये वाला शेड आ रहा है, रोक देना वाला। और जो यानी हमारे पास ग्राउंड है वो ये पीसने के सेंस में आ रहा है। तो इस तरह से यानी आपने बाकी भी नीचे एग्जांपल को इसी वे में लेके चलना है। मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह से फाइंड है, फाउंड, फाउंड, इसका मतलब सर्च, किस चीज़ को तलाश करना। फिर फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है एस्टेब्लिश करना। जैसे मुस्तफ़ा कमाल फाउंड या फाउंडेड अ ग्रेट नेशन, तो उसने कोई सर्च थोड़ी ना किया था, बल्कि उसने एस्टेब्लिश किया था, फाउंडेड किया था। इस तरह से बाइंड, बाउंड, बाउंड, इसका मतलब होता है फिक्स करना किस चीज़ को, जैसे हम ग्लू के साथ फिक्स करते हैं। फिर है बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड, किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना, बाउंड कर देना, रिफाइन कर देना, वो जैसे हमने वो कैब में भी पढ़ा था, निकाह कर देना किस चीज़ का, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना। जैसे द शिप वाज बाउंड या बाउंडेड इन इंटरनेशनल वाटर, शिप को बाउंडेड किया गया, वहाँ पे उसको रोका गया इंटरनेशनल वाटर के अंदर। नेक्स्ट वर्ड इस तरह से हमारे पास है वाइंड, वाउंड, वाउंड, इसका मतलब होता है बल खाना। फिर वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, इसका मतलब होता है ज़ख्मी करना। ही वॉज वाउंड या वाउंडेड विद द डेगर, उसे यानी चाकू से ज़ख्मी किया गया। वो बल थोड़ी ना खाएगा चाकू से, किसी भी ऐसे आलाज से, तो उसे ज़ख्मी किया गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इन ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब में आपने और ट्रांजिटिव वर्ब में जो चीज़ याद रख लेनी है वो ये है कि ऐसी वर्ब जो होती है उसके बाद कभी भी नाउन नहीं आता, या यूँ समझो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, कोई एडवर्ब आएगा, ठीक है ना, इस तरह से कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा। यानी ऐसी जैसे हमारे पास देखना तीन चीज़ें होती हैं। द वर्ड क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, ये वर्ब होगी। अब वर्ब के बाद यहाँ पे आना क्या चाहिए, कोई हमारे पास यानी ऑब्जेक्ट आना चाहिए डायरेक्ट। तो ऐसी वर्ब जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना आए उसे हम कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। अब वो ऑब्जेक्ट की बजाय क्या लेती है हमारे पास, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लेती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आया हुआ है, कोई एडवर्ब लेती है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इन को ख़त्म करके एयर लगा दूँ, द बर्ड्स फ्लाई एयर, देखो ये सेंटेंस गलत हो रहा है, सेंस ही नहीं बन रही इस सेंटेंस की। यानी एयर क्या हमारे पास एक सब्जेक्ट है, सॉरी ऑब्जेक्ट है। तो यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेकिन जो इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डायरेक्ट नहीं लगाते, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज लगाते हैं या कोई एडवर्ब लगाते हैं। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि आई वॉकड माई चाइल्ड। अब देखो ये एक हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया यानी नाउन लगा दिया, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकता। तो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में सिर्फ दो फ़र्क हैं। कौन से दो फ़र्क हैं, यही कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, कोई एडवर्ब आएगा, यानी नाउन या एडजेक्टिव नहीं आता। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके बाद हम नाउन या एडजेक्टिव लगाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें वो अभी हम देखते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क याद रखना है कि इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज आएगा, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो है वो यानी वो एक क्लास है, वो रेगुलर वर्ब है। और रेगुलर वर्ब में हम तीन ही स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी तीन चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक हो गया।
अच्छा, हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखो वही बात आ गई ट्रांजिटिव वर्ब में कि ट्रांजिटिव वर्ब के बाद नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी इक्वल टू नाउन ही होती है। इन्फिनेटिव भी आ सकता है, दैट क्लास भी आ सकती है। अब देखो ये जो ऊपर वाले 3 स्ट्रक्चर हैं ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का रोल कर रहे होते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई दैट क्लास, अगले सेंटेंस भी स्टार्ट हो सकती है, इन्फिनेटिव भी आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म कब यूज़ करते हैं, यानी जेरेंड हम कब यूज़ करते हैं। तो जेरेंड हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं, एक किसी एक्टिविटी के लिए, एक या जब कोई एक्शन ऑलरेडी कमिट हो चुका हो तो उसमें हम जो है ना वो जेरेंड यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर मिस्टर टिप्स इंजॉयड टीचिंग। अब देखो इंजॉयड जो है वो ये इंजॉय कर चुका है, एक्शन कमिट हो चुका है, टीचिंग तो इसलिए हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा दी, ये एक किस्म की कोई एक्टिविटी थी। मिसाल के तौर पर दूसरा, ही स्टॉप्ड, वो रुका, एक्शन कमिट हो चुका है, वो क्यों रुका, आगे लिखा हुआ है स्मोकिंग, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, सॉरी उसने लिखा हुआ है कि ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, उसने यानी स्टॉप कर दिया, किसको स्टॉप कर दिया, स्मोकिंग को। अब स्मोकिंग क्या होती है, किसी की कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक्शन होता है जो पहले से जारी होता है, ठीक है ना, उसको स्टॉप किया उसने, तो यानी ये कोई किसी एक्टिविटी को या कोई एक्शन जो ऑलरेडी कमिट हो चुका है उस चीज़ में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे होते हैं। ये है आपको समझाने के लिए, जो चीज़ आपने याद करनी है वो ये वाली है, यानी कौन कौन से वर्ब होते हैं जिनके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ये वो वाला है। अवॉइड है, इंजॉय है, स्टैंड, कांट स्टैंड, माइंड, कांट हेल्प, प्रेफर है, हेट है, लाइक, लव, ठीक है ना, इमेजिन है, फिनिश है, ये जितने भी वर्ब हैं इन वर्ब के बाद हम जो है वो जेरेंड यूज़ करते हैं। यूज़ जेरेंड आफ्टर दीज वर्ब, यानी इन वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ये स्टॉप्ड आया, ये वर्ब है, इसके बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की, स्टॉपिंग स्मोकिंग यूज़ की, ठीक हो गया। स्टॉप आ जाता है, स्टैंड है, कैन नॉट हेल्प, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इस तरह से फिर आ जाता है कि हमने वर्ब की यानी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का भी यूज़ करना है, यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ करना है। वो हम करते हैं कभी किसी भी पर्पज़ के लिए, यानी किसी मकसद के लिए, या एक्शन येट टू बी कम्प्लीटेड, अभी कंप्लीट ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर कैथरीन वांटेड टू मैरी, ठीक है ना, कैथरीन वांटेड टू मैरी मिस्टर चिप्स। अब देखो वांटेड, अभी वो चाहता है, उसकी हुई नहीं है अभी शादी, मैं चाहता हूँ, मेरी हुई नहीं है अभी, तो मतलब अभी एक्शन येट टू बी कम्प्लीटेड, या मेरा कोई पर्पज़ है, अभी मकसद है कि मैं फ़लाँ बंदा या बंदी से, यानी फ़लाँ से मैंने शादी करनी है, तो उसमें टू मैरी लगाएंगे, हमने इन्फिनेटिव यूज़ करना है, आगे मिस्टर चिप्स आया हुआ है। या ही स्टॉप्ड, वो रुका, क्यों रुका, साफ ज़रूर उसका कोई मकसद होगा, कोई पर्पज़ होगा। टू स्मोक, स्मोक करने के लिए वो रुका, ठीक हो गया। आपको ये समझ आ गया कि हम जेरेंड का भी यूज़ करते हैं और इन्फिनेटिव का भी यूज़ करने हैं। जेरेंड हम किसी एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं जो पहले से कंटिन्यू होती है, और जो इन्फिनेटिव होता है वो हम किसी पर्पज़ के लिए, किसी मकसद के लिए करते हैं। अगेन हमारे पास कुछ वर्ब हैं जिनके साथ हम इन्फिनेटिव यूज़ कर होते हैं, जैसे एग्री है, आस्क है, वांट है, एक्सपेक्ट, फेल, होप, इंटेंट, नीड, प्लान, विश, डिसाइड, प्रॉमिस, ठीक हो गया। इसी तरह से कुछ है कि हमारे पास अब बेयर इन्फिनेटिव हम कब यूज़ करते हैं। बेयर का मतलब होता है नंगा। इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब बेयर इन्फिनेटिव होता है इट मीन्स कि हम टू नहीं लगाते, सिर्फ कल ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। जितने भी हमारे पास मोडाइल वर्ब हैं, कैन, कुड है, शैल, शुड है, विल, वुड है, मे, माइट है, आर्ट टू है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, तमाम मोडाइल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम क्या कह रहे होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। इस तरह से कुछ हमारे पास सेमी मोडाइल वर्ब होते हैं, जैसे हैड बेटर है, नीड नॉट है, नीड ओनली है, वुड सूनर है, वुड रादर है, डेयर नॉट है। वुड रादर के ना 2 स्ट्रक्चर होते हैं, ये आगे हम देखते हैं डिटेल में। इन सब के साथ हम बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आई वुड रादर नॉट डिस्कस या टू डिस्कस, तो यहाँ पे डिस्कस आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है वुड रादर जो हमारे पास क्या एक सेमी मोडाइल है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही होती है। इस तरह से दूसरी एग्जाम्पल भी वही सेम चीज़ है। दूसरा हमारे पास किसी भी अगर हम हेल्पिंग वर्ब के साथ, ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, इज़, एम, आर, वाज वर्ब, अगर इसके साथ हम टू प्रीपोजिशन लगा दें तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये बन जाता है मार्जिनल मोडाइल वर्ब। क्या नाम है इसका, इसका नाम है मार्जिनल मोडाइल वर्ब। अब इनका जो रूल है,
इनका रूल भी वही सेम रूल है कि इसके साथ भी हम क्या लगा रहे होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। इसके साथ एक और रूल भी लग जाता है, अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा यानी जो बिल्यू में मार्जिनल मोडाइल वर्ब है, इसके बाद अगर मैं कोई कैन या कुड लगा दूं, कैन या कुड के लगाने के बाद अब जो वर्ब लगेगी वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। देखो दो रूल है यहीं पे, यानी खाली अगर मैं इस बिल्यू वाले को मार्जिनल मोडाइल वर्ब को यूज़ करूं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव, और इसके साथ आगे मैं अगर कैन या कुड को ऐड कर रहा हूं तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। इसी तरह से सेम सेंस में ये हमारे पास ये जो है ना वर्ब ऑफ सेंस है, जो हमने पहले बात की थी सबसे पहले, सी है, फील है, हेयर है, टच है, नोटिस है, इनके दो यूज़ हैं। इनके दो यूज़ ये वाले हैं कि अगर हमारे पास एंड ऑफ एक्शन है यानी जहाँ पे ये वर्ब यूज़ हो रहे हैं तो हमने यूज़ करना है बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर मिडिल ऑफ एक्शन है तो फिर हमने करनी है वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़। कैसे, आपको एग्जांपल से यहाँ से पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, मिस्टर मनाना सा यू पिक्ड अप या पिक अप द लॉस्ट पॉकेट बुक। अब देखो यहाँ पे जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे अगर आप देखें एंड ऑफ एक्शन है यानी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने कौन सी, सी की सेकंड फॉर्म यूज़ की है सा, ठीक है ना, सा यूज़ किया। अब हमने इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, पिकअप। दूसरा देखें, शी सा हिम कमिंग, अब एक्शन अभी मिडिल में है, वो उसको देख रही है कि वो कोई आ रहा है, एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए अब हमने कम नहीं लगाया, यहाँ पे कमिंग लगा दिया यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। दोबारा इस नोट्स पे आ गए कि ये जो वर्ब ऑफ सेंस होते हैं, अगर हमारे पास इनमें एक्शन कंप्लीट हो रहा हो या एंड ऑफ एक्शन हो तो इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनेटिव। अगर हमारे पास एक्शन अभी मिड में है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो फिर इसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिस्टर बनाना सा यू, यहाँ तक एक्शन कंप्लीट हो चुका है तो आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। शी सा हिम, अभी एक्शन जो है वो मिडिल में है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए आगे फिर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ की। इस तरह से ही फेल्ट हिज हेयर, तो यहाँ पे हमने फ्लटर यूज़ कर दिया। इस तरह से हमने यहाँ पे ड्रा यूज़ किया। अब फेल्ट जो है यानी वो एक्शन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, मैं कोई चीज़ फील कर चुका हूँ, एक्शन कंप्लीट है, एक्शन का एंड है, तो आगे इसलिए मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। अच्छा, ही कुड हेयर द अदर रूमर्स, अब यह ही कुड हेयर, अभी वो सुन रहा था, वो जो थैंक यू मैम में एक लड़का था कि वो सुन सकता था बाकी लोगों की जो वो मतलब हंसी थी, तो वो एक्शन कंप्लीट नहीं था, वो हंस रहे थे, एक्शन अभी मिडिल में था। तो जब एक्शन मिडिल में है तो आगे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है, यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगेन अगर मैं उसी डायग्राम पे दोबारा आपको लेके जाऊँ कि जब हमारे पास ये वर्ब ऑफ सेंस होंगे, अगर एक्शन कंप्लीट होगा या एंड ऑफ एक्शन होगा तो हमने बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, और अगर एक्शन अभी मिडिल में है, एक्शन कंप्लीट अभी नहीं हुआ, तो हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। इस तरह से हमारे पास कुछ एडजेक्टिव हैं, ये सारे एडजेक्टिव, अकस्टम टू, हैबिचुअल टू, फेमिलियर विद, एडिक्टेड टू, डिवोटेड टू, विद अ व्यू टू, और यूज्ड टू। यूज टू को यहाँ पे स्टार किया हुआ, इसका अलहदा से भी हम यूज़ देखते हैं। इसमें यह कि अगर इससे पहले हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब लग जाए तो इसके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है ना। कैसे, एग्जाम्पल देखें, द प्रोफेसर हैज़ डिवोटेड टू, ये देखो बिल्यू में लिखा हुआ है डिवोटेड टू, जब डिवोटेड टू आ गया है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है डिवोटेड टू, और इससे पहले हैज़ या हैव कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी तो आगे अब हम हेल्प लगाएंगे या हेल्पिंग लगाएंगे, आपके सामने हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, हेल्पिंग आएगा। एक और रूल भी आपने हमेशा याद रख लेना है कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। ये एग्जांपल आपके सामने है कि ही हैज़ बीन सक्सेसफुल इन, कन्विंस्ड आएगा या कन्विंसिंग आएगा देम, तो अब ये प्रीपोजिशन लगी हुई है तो आगे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, रूल आपके सामने है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास यूज़ टू को हमने स्टार किया था। यूज़ टू का इंतहाई अहम रूल है, ये अक्सर यूज़ होता है, इसको आपने याद रख लेना है कि यूज़ टू से पहले यानी जो पीछे हमारे पास सब्जेक्ट होगा, अगर वो सब्जेक्ट है कोई नॉन पर्सनल नाउन है या प्रोनाउन है, यानी कोई भी थिंग है, कोई नॉन लिविंग थिंग है, और उस नॉन लिविंग थिंग के बाद भले यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब बिटवीन में लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, यानी यूज़ टू और उस सब्जेक्ट के दरमियान में, जैसे यहाँ पे देखो ना, यूज़ टू और इस सब्जेक्ट के दरमियान में ये यहाँ पे भी मतलब हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रोला नहीं है, यहाँ पे चाहे हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, जो आगे वर्ब यूज़ होगी वो बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन अगर हमारे पास ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा वो कोई पर्सन सब्जेक्ट है, यानी पर्सनल नाउन है या प्रोनाउन है,
अब अगर तो यहाँ पे बिटवीन में इस सब्जेक्ट और इस यूज टू के बिटवीन में अगर ये सब्जेक्ट मौजूद है तो आगे यानी ये हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी यानी यूज टू के बाद। और अगर इस यूज टू और इस सब्जेक्ट के दरमियान में कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो फिर हमारे पास आगे बेयर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। कैसे, एग्जांपल देखें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द ओल्ड प्लफ शेयर विच वाज यूज्ड टू। अब ये क्या आया हमारे पास, यूज टू, और यूज टू से पहले क्या हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, लेकिन पीछे क्या है, कोई थिंग है। हमने अभी रूल पढ़ा कि यूज टू के और सब्जेक्ट के दरमियान में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, लेकिन अगर पीछे हमारे पास कोई थिंग है तो आगे वर्ब बेयर इन्फिनेटिव ही लगेगी। तो आप देखो यूज टू के बाद बेयर इन्फिनेटिव हमने लगाया यानी समन लगाया। दूसरा अब लिखा हुआ है कि ज़ेबो निसा डैश डैश वर यूज्ड टू। अब देखो ये यूज टू आया और ये जो नाउन है हमारे पास ये पर्सनल है, लेकिन अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी लगी हुई है, ठीक है ना। तो इसमें हमने फिर क्या लगाया हुआ है, कलेक्ट, यहाँ पे गलत लगा हुआ है, यहाँ पे कलेक्टिंग आना चाहिए इस रूल के मुताबिक कि अगर यूज टू और उस सब्जेक्ट के दरमियान में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो आगे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे भी ज़ेबो निसा जो है हमारे पास पर्सनल नाउन है और हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है और यूज टू है तो आगे फिर हमने कलेक्टिंग लगाना है। दूसरी एग्जांपल आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पर्सनल नाउन के साथ। देखो आई क्या है, पर्सनल नाउन का है। मिस्टर जिप्स क्या है, पर्सनल नाउन है। अब यूज टू से पहले यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब या बी फॉर्म लगी हुई है, नहीं लगी हुई, तो आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। और लेकिन यहाँ पे यूज टू से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है तो आगे फिर हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई हुई है। इंतहाई सिंपल है। दोबारा एक बार देख लें कि यूज टू से पहले अगर कोई हमारा जो सब्जेक्ट है वो पर्सनल सब्जेक्ट नहीं है यानी इम्पर्सनल है, थिंग है, कोई चीज़ है, तो भले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, इन दोनों के दरमियान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। लेकिन अगर यूज टू है और उससे पहले जो सब्जेक्ट है वो पर्सनल सब्जेक्ट है, अगर फिर इनके बिटवीन में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है तो आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है तो आगे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करना है। मेरे ख्याल में अब आपके लिए आसान हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव वर्ब है। रिफ्लेक्सिव वर्ब में हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो सेल्फ होके यानी आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। इसमें जो चीज़ आपने याद करनी है वो सिर्फ वर्ब को याद करना है कि कौन कौन सी वर्ब हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव यानी आगे उसको बनाते हैं और किन के साथ नहीं बनाते। तो ये जस्ट आपको ये लिस्टिंग याद होनी चाहिए रिफ्लेक्सिव वर्ब की। उसका ये नमूनेक्स वैसे ये बना हुआ है आ बा एच के ई सी। अब वो अवेल है, अवेंज है, बिजी है, एब्सेंट है, हर्ट, किल, एंजॉय और कंटेंट। तो ये वाली जो हैं यानी वर्ब इनके साथ हम रिफ्लेक्सिव यूज़ करते हैं। बात के साथ हम रिफ्लेक्सिव यूज़ नहीं करते। शेव के साथ हम रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज़ नहीं करते। वाश के साथ हम रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज़ नहीं करते। ये चीज़ें आपने नोट कर लेने जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अच्छा, कास्टिव वर्ब जो है हमारे पास यानी नेक्स्ट जो हमारा ये टॉपिक है कास्टिव वर्ब का। कास्टिव वर्ब हमारे पास ये तीन होते हैं, मेक होता है, लेट है और हेल्प है। इसमें हम दो तरीक़ों से इनको यूज़ कर रहे होते हैं, यानी ये एक्टिव वॉइस में भी यूज़ होते हैं, पैसिव वॉइस के अंदर भी यूज़ होते हैं। अब जब ये एक्टिव वॉइस में यूज़ होंगे तो इस तरह से होंगे, मेक है, लेट है, हेल्प है, इनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। यानी ये जो हमारे पास मेक है, लेट है, हेल्प है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। और जब अब इनको हम पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, पैसिव वॉइस का मतलब ये होता है कि इनसे पहले हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब ये पैसिव वॉइस में जाके क्योंकि इन्होंने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बनना होता है, पैसिव वॉइस में जो हम वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, और जो लेट की थर्ड फॉर्म बनेगी जाके वो अलाउड बनेगी। लेट की कोई थर्ड फॉर्म नहीं होती। इसी तरह के जो हेल्प है उसकी जो थर्ड फॉर्म बनेगी वो हेल्प्ड बनेगी। और यहाँ पे अब हमने आगे जाके इसके साथ इन्फिनेटिव यूज़ करता है यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंतहाई सिंपल लफ्ज़ों में कि मेक, लेट, हेल्प जब ये एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जब ये पैसिव वॉइस में यूज़ होगा इसके साथ हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। वही बात लिखा हुआ, लेट यूज़ नहीं होता पैसिव कंस्ट्रक्शन में। आप एग्जाम्पल देखें कि ही मेड मी टू राइट या राइट ऑन अ स्लिप। अब ही मेड मी जो है ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। शी मेड कोका कोला एंड सेट द टेबल, ये कॉजेटिव नहीं है, नॉट क्लास विद इन क्लास। इसमें मेहरून वाज मेड। अब देखो ये यानी उससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस है, इसलिए आगे हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। वही लिखा हुआ है कि आल बेयर इन्फिनेटिव आर टर्न्ड इनटू इन्फिनेटिव एंड पैसिव वॉइस। ये एक वैसे सिंपल रूल है एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए कि जितने भी हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव हो गए जब वो पैसिव वॉइस के अंदर आते हैं तो वो इन्फिनेटिव में
कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक रूल होता है एक्टिव पैसिव वॉइस में। इस तरह से दो और हमारे पास जो कॉजेटिव वर्ब होते हैं वो एक है गेट और दूसरा है हैव। अब जो गेट और हैव है, अगर गेट और हैव के बाद कोई थिंग यूज़ होगी यानी एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पर, तो उसके बाद जो हमने वर्ब लगानी होगी वो पास्ट पार्टिसिपल यानी ईडी फॉर्म लगानी होगी, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होगी। अगर हमारे पास गेट के बाद पर्सन आ जाता है कोई, तो हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और इस तरह से अगर हैव के बाद पर्सन आ जाता है तो फिर हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाने हैं। यानी गेट और हैव के बाद अगर कोई थिंग आ जाती है तो एक ही रूल है, लेकिन गेट और हैव के बाद अगर पर्सन आ जाता है तो रूल देखो डिफरेंट है। गेट के बाद हमने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अच्छा, इसकी ये आपने याद रख लेनी है, गेट गॉट गॉट होता है, इसकी जो तीन फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं। इसी तरह से हमारे पास हैज़ हैव हैड होता है, ये तीन फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनमें से वो कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है ना, अक्सर उन्होंने गॉड लिखा होता है, आपको पता ही नहीं होता, आपने गेट वाला रूल पढ़ा होता है, गॉड कहाँ से आ गया या इसका क्या रूल बनेगा। ये देख एग्जाम्पल देखें, नॉर्मा हैड या गॉट हर हस्बैंड किल। अब देखो उन्होंने खुद जो है ना, अब हर हस्बैंड क्या है, पर्सन आ गया है, कोई थिंग तो है नहीं, ये थिंग है मेरे ख्याल में तो पर्सन है। ठीक है ना, हर हस्बैंड क्या है, पर्सन है। अब जब ये पर्सन आ चुका है और उसके बाद देखो वर्ब कौन सी लगी हुई है, किल, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो इससे पहले क्या आएगा, अब हैव आएगा कि गेट आएगा। देखो यहाँ पे हैड आया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि तीन फॉर्म होती हैं हैव की, हैव, हैज़ और हैड होता है। इस तरह से गेट की भी तीन फॉर्म होती हैं, गेट गॉट गॉट। अब यहाँ पे किल आया यानी बेयर इन्फिनेटिव आया तो हमने हैव को चूज़ किया। अगर टू किल आ गया यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो फिर हमें गेट को यानी गार्ड को चूज़ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में आप इस चीज़ को समझ चुके हैं। वही चीज़ द ड्राइवर हैड हिज कार, अब देखो हैड के बाद कोई थिंग आई हुई है तो आगे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। इस तरह से द चिल्ड्रन हैड अ कार, रन टू रन या रनिंग, तो यहाँ पे हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो लगाई हुई है। ये एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर आया हुआ है। द चिल्ड्रन हैड अ कार रन, चिल्ड्रन हैड कार रनिंग, इसको छोड़ दो, सब्जेक्टिव वर्ब। इसी तरह से एक और जो इम्पॉर्टेंट रूल हमारे पास होता है वो होता है सब्जेक्टिव वर्ब्स का। अब जो सब्जेक्टिव वर्ब्स होते हैं ये ओब्लिगेटरी होती हैं। इसमें दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक होता है प्रेजेंट और एक को हम कह रहे होते हैं पास्ट। अब जो पास्ट हमारे पास प्रेजेंट होता है कि व्हेन एक्शन इज ओब्लिगेटरी या कोई नेसेसरी एक्शन होता है। इसमें हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं, ये भी इंतहाई अहम रूल है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ वर्ड है हमारे पास जैसे एसेंशियल है, वाइटल है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। इससे पहले इट इज़ लगा होगा और इसके बाद दैट लगेगा। अब आगे जो हमारे पास यानी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हमने इज़, एम, आर, वाज वर्ब में से सिर्फ जो है वो बी का वर्ड यूज़ करना है, यानी ये वाले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, बी का वर्ड उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। हैज़, हैव, हैड में से हम सिर्फ हैव का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो वर्ब है वो बेयर इन्फिनेटिव यानी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसमें हम एस या एस का इजाफा भी नहीं करते, सेकंड फॉर्म भी यूज़ नहीं करते, थर्ड फॉर्म भी यूज़ नहीं करते, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ नहीं करते। यहाँ पे देखें, इट इज़ एसेंशियल दैट, देखो वही वर्ड आ गया एसेंशियल वाला, एवरी कपल। अब एवरी कपल हालांकि सिंगुलर है सब्जेक्ट हमारे पास, जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, जिसके साथ यानी वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होना चाहिए। लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया इसमें हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते, सिर्फ वो कहते हैं ना साफ सुथरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, बस यूँ समझो। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रोड्यूस्ड या प्रोड्यूसेस नहीं किया, सिर्फ क्या किया, प्रोड्यूस किया, यानी एस या ई एस का इजाफा भी नहीं करना। वो कहता है मुझे वो पाक चीज़ चाहिए, बस मेन वर्ब दे दो मुझे, कुछ भी ना करो, उसमें कोई चेंज ना करो, जो कुछ करूँगा मैं खुद करूँगा। ठीक है ना। इस तरह से दूसरी एग्जांपल देखें, इट इज़ इनविटेबल दैट पाकिस्तान इज़ या बी, मैंने अभी आपको बताया कि हमने ये इज़ एम आर भी नहीं यूज़ करना, वाज वर्ब भी नहीं यूज़ करना, इन की जगह पे हमने सिर्फ वर्ड बी का यूज़ करना है। इस तरह से हैज़ हैड की जगह पे हमने सिर्फ वर्ड हैव का यूज़ करना है। इस तरह से वर्ब की जगह पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है साफ सुथरी, तो इसलिए ये देखो इज़ की जगह पे हमने बी को चूज़ किया। इस तरह से इट इज़ एसेंशियल दैट पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हैज़ आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा रूल है सब्जेक्टिव का कि हैज़ भाई नहीं यूज़ करना, क्या यूज़ करना है, हैव करना है, तो यहाँ पे हमने हैव लगा दिया। ठीक हो गया। इस तरह से लिखा हुआ कि सब्जेक्टिव इज़ अमेरिकन और इज़ प्रेफर्ड और ब्रिटिश, इन ब्रिटिश वो यूज़। अच्छा, उसमें फिर हम शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखो ना शुड केम लिखा हुआ या कम आएगा, तो शुड के साथ कम आएगा, ये भी आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अगली बात अगेन वही है कि इट इज़, कुछ और वर्ड हमारे पास जैसे सजेस्टेड है, प्रपोज्ड है, रिकमेंडेड है, ऑफर्ड है। ठीक है ना।
प्रोपोंडेंट है, रिक्वायर्ड है, उसके बाद भी दैट आएगा, और दैट ड्रॉप हो भी सकता है सम टाइम, ना भी लिखा हो। अब सब्जेक्ट है, उसके बाद अगेन वही बात, हमारे पास बी आएगा या हैव आएगा या बेयर इन्फिनेटिव आएगा। एक और रूल ये भी होता है कि हम शुड के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा रहे होते हैं, यानी ये जो बेयर इन्फिनेटिव है इसके साथ आप शुड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखो, अब ये जो डू होता है, डू, डज, डिड, ये 3 फॉर्म होती हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास वो क्या होती है, वो डू होती है, मेन फॉर्म होती है। आई सजेस्ट यू, तो यहाँ पे हमने डू यूज़ किया, अ बिट ऑफ कोऑपरेशन। फिर हमारे पास आ जाता है पास्ट सब्जेंक्टिव। अब जो पास्ट सब्जेंक्टिव होता है ना, ये अक्सर आपने पढ़ा होगा कि आई विश, आई वर अ किंग, ये वही होता है पास्ट सब्जेक्टिव। यानी जो अनट्रू, अनरियल या जो इननेसेसरी या जो इम्पॉसिबल, इम्प्रूवेबल चीज़ें होती हैं उसे हम पास्ट कह रहे होते हैं। उसमें जैसे हमारे पास वुड रदर है, वुड सुनर है, विश है, तो उसके साथ हम, अगर वो छोटा मोटा झूठ होगा आपका तो उसमें हम सेकंड फॉर्म या वर यूज़ कर रहे होते हैं। अगर वो मुकम्मल झूठ है आपका तो उसमें फिर हम हैड बीन या हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे सपोज अ पर्सन वांट या वांट्स या वांटेड टू बी अ स्केटिंग चैम्पियन, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या आएगा, हमारे पास अब वांटेड आएगा। अच्छा, एक और रूल ये भी है हमारे पास कि अगर हमारे पास दरमियान में वर्ड और विश का और ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, अगर ये डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो आगे हम वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे ये वुड टेक है। और अगर ये दोनों सब्जेक्ट हमारे पास सेम है तो आगे हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये वुड रादर का केस होता है। अगर तो वुड रादर से पहले एक ही सब्जेक्ट है तो ये एज अ सेमी मोडाइल वर्ब होता है, इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं। अगर ये हमारे पास 2 सब्जेक्ट आ जाएं और ये दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो फिर आगे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहे होते हैं, यानी ये सब्जेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे आप देखें हमने ओपनेट कर दिया है। इसी तरह से हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, वो उनके बाद लिसनर होना लाजमी होता है। जैसे ये एक्टिव वॉइस में जब होते हैं, अश्योर है, कन्विंस है, इन्फॉर्म है, रिमेन है, टेल है, तो इनके बाद आपको कोई ना कोई आगे लिसनर लाजमी देना होता है। मिसाल के तौर पर आई अश्योर दैट, अब देखो अश्योर के बाद यहाँ पे कोई लिसनर नहीं लगा हुआ तो ये मिस्टेक हो गई। आई अश्योर यू दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, ये हमारे पास वहाँ से है, ठीक है ना। तो यानी आपने यहाँ पे आगे कोई ना कोई लिसनर लाजमी देना है इन वर्ब के साथ। इस तरह से हमारे पास ये पास्ट इक्विवेलेंट्स हैं मोडाइल वर्ब के, ये आपको पहले पता है कि कैन का कुड बनता है, यानी जब हम पास्ट में जाते हैं मस्ट का जो है वो मस्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ऑट टू का जो है वो ऑट टू हैव भी होता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मे का माइट होता है, ठीक है ना। उनकी ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। माइट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और माइट के साथ अगर बी लग जाए तो आगे हम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ हमारे पास ये डिसीटफुल वर्ब इन्हें हम कह रहे होते हैं। इसमें जैसे ये है हर विसल फारसी, इसका एक नमूनेक्स है। इसमें 2 तरह के यानी इनके यूसेज होते हैं जो हम पहले जैसे पढ़ चुके थे। अब जैसे हैंग है, हैंग, हंग, हंग, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है लेकिन ये इर्रेगुलर होती है। इसका मतलब होता है लटकाना। अच्छा, इसको ना इस तरह से आप याद कर लें, ये यू जो है ना, देखो ये लटका हुआ है तो आपकी ये कभी भूलेगा नहीं। ये यू ऐसे जैसे लग रहा है कि कोई चीज़ लटकी हुई है। और हैंग, हैंग्ड इसका मतलब होता है फांसी देना। जैसे रेड एंड गोल्ड स्विंग्स वर हैंग्ड या हंग अलॉन्ग द वॉल्स। अब देखो हंग यू से भी आप याद रख सकते हैं कि कुछ चीज़ लटकी हुई है, तो पर्दे हमेशा लटके होते हैं, उनको फांसी थोड़ी ना दी जाती है। इसी तरह से हमारे पास है राइज, रोज, राइजन, इसका मतलब होता है तलू होना। रेज, रेज्ड, रेज्ड, इसका मतलब होता है परवरिश करना, बुलंद करना। रेज या राइज चिल्ड्रन एंड क्रॉप्स, तो यहाँ पे वो परवरिश की उसने कि उसको तलू किया, साफ ज़र उसने रेज किया उसको। इस तरह से वाइंड, वाउंड, वाउंड, इसका मतलब घुमाना होता है। वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, इसका मतलब जख्मी करना होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सिट, सैट, सैट और सेट, 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 इसका मतलब ये हमारे पास इर्रेगुलर है और इनट्रांजिटिव है। ये इर्रेगुलर लेकिन ट्रांजिटिव है, यानी इट के इसके बाद जो है हमारे पास आगे कोई सब्जेक्ट होगा और इसके बाद आगे कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होगा। अच्छा, इस तरह से हमारे पास एक और जो यानी इंपॉर्टेंट है वो ये है मशहूर ज़माना, इसमें बहुत सारे MCQs आते हैं। लाई, ले, लेट, लाइंग, अब ये इर्रेगुलर है, ठीक है ना। अब इस आई से याद रख लें, जो पहला आई है ना, इससे मुराद कर लें कि ये इर्रेगुलर वर्ब, इसका मतलब होता है लेटना या वाक़ होना। दूसरा है कि ले, लेट, लेट या लेइंग, ये होता है ट्रांजिटिव और रेगुलर होता है, इसका मतलब बुनियाद रखना या फैलाना। ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि शी सेड लाइंग या लेइंग आउट द ब्लूप्रिंट, तो यहाँ पे लेइंग आएगा। अगर आप लेइंग को देखें तो ये रेगुलर है। आउट द ब्लूप्रिंट्स जो हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। इस तरह से फॉल, फेल, फॉलन, इसका मतलब होता है गिरना, ये इनट्रांजिटिव होती है। फेल, फेल्ट, फेल्ट, ये रेगुलर और ट्रांजिटिव, इसका मतलब होता है गिराना समथिंग, सम पार्टी को।
ठीक है ना। ही स्ट्रक द मैन अ सिंगुलर ब्लो विच फेल या फेल्ट हिम लाइक अ लॉग। अब देखो हिम जो है उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यानी कि हमारे पास क्या थी, रेगुलर या ट्रांसिटिव वर्ब थी, जो कि अब अपने बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लेती है। इस तरह से रिंग, रैंग, रंग ये बजाना होता है। रिंग, रिंग्ड, रिंग्ड इसका मतलब होता है घेर लेना किसी चीज़ को। एग्जांपल दी हुई आपने पढ़ लेनी यहाँ से। इस तरह से कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट इसका मतलब कीमत होना है। कॉस्ट, कॉस्टेड, कॉस्टेड इसका मतलब तखमीना लगाना किसी चीज़ का, ठीक है ना। द वॉच हैड कॉस्ट या कॉस्टेड हर टू मच। तो अब ये जो हर है, यानी अगेन हमारे पास क्या आया हुआ है, एक लिहाज से ऑब्जेक्ट आया हुआ है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तक था हमारे पास ये वर्ब का लेक्चर। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो इसमें कवर की हैं। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा लंबा लेक्चर है, मैंने वो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं जो चीज़ें आपके काम की थी या आगे इंटर टेस्ट में आ सकती थी। होप सो इससे आपका बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।